सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ये 17 दिसंबर तक भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा इसका प्री का। तो आपको पहले से ही पूरे सेट कवर कर लेना चाहिए, एडिटोरिया हो, प्लेटफॉर्म हो, यानी ये सारे सेट्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो लगभग आपका जीके जो है पोर्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। या नहीं कंफर्म होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमारे पास त्रुटि है, उनको आप सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख करके क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये एडिटोरिया का सेट है, ये वॉल्यूम नंबर 1 है। हम पहले वॉल्यूम नंबर 1 बता रहे हैं, उसके बाद जब वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम 2 लेकर आएंगे। सेट नंबर पहला है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 2023 का सेट है ये, और न्यू एडिशन ही है। अभी 15 टोटल मॉडल सेट प्रैक्टिस दिए गए हैं इसमें, और ये टोटल अगर कर लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी तैयारी है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पे ये बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि सिंधु घाटी ग्रामीण सभ्यता थी तो नहीं शहरी थी। सिंधु घाटी के कुत्ते बिल्ली घोड़े पाले जाते थे तो नहीं, इनमें से किसी को नहीं। हाँ, भेड़ बकरियाँ पाले जाते थे, ठीक है। और यहाँ के लोग चावल की खेती करते थे तो नहीं। ये सारे के सारे गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही ए वाला, ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न बोले हैं, तो जैन धर्म के 3 रत्न जो होते हैं, त्रिरत्न बौद्ध धर्म के भी होते हैं और जैन धर्म के। लेकिन जैन धर्म में आपको है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो दर्शन तो यहाँ पे है नहीं, सम्यक विश्वास को ही दर्शन कहा गया है, इस बात को ध्यान में रखें। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, इसी को जैन धर्म का त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है बोला है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो उस समय चोल के समय जब दान में जैन लोगों को भूमि दिया जाता था उसको पल्ली छांदम कहा जाता था, और ब्राह्मण को दी जाने वाली को हम ब्रह्मोदय और शाला भोग जो है आपको ध्यान रखना है कि ये पाठशाला में दी जाती थी, और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली को हम बेल्लन बगाई के नाम से जानते थे। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में कन्फर्म रखना है ताकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि जितने भी गुप्त काल में प्रश्न, गुप्त काल में पुस्तक लिखे गए हैं वो सारे आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, ताकि इससे पूछा जाएगा तो आप बना पाएंगे। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में बोला है कि किस शासक के शासनकाल में पहला बार मुद्रा को मुद्रित किया गया था। तो मुद्रित जो है शेर शाह सूरी के काल में मुद्रित किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुए थे। हालांकि मुगल और मराठा के बीच जो है द्वंद्व साझे में स्टार्ट हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप से औरंगजेब के साथ हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर औरंगजेब हो जाएंगे। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। तो जनक और पिता वही होते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है, क्योंकि स्थान मतलब पंचायत लेवल पर इन्होंने ही स्वशासन की व्यवस्था करवाए थे, इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। लेकिन अगर यही प्राचीन में पूछा जाता है तो चोल काल को स्थानीय स्वशासन का हम काल कहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध की विलय कब कर लिया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति लागू किया था, तो उसने जो है उसका टेन्योर जो था 56 तक था, तो 56 में ही उसने लास्ट में अवध को अपनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 56 में ही सबसे लास्ट में किसी को अपना विलय किया था तो वो अवध था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। शुरू में सतारा और संभलपुर को किया था 49 में, याद रखेंगे इस बात को, 1849 उस समय था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन 1905 में विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किए। जैसा कि आपको पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया गया था, तो उस समय से लोगों ने विरोध करना शुरू किया था, तो उसी के एवज में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। तो उनके विरोध में नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस बात को आप ध्यान
रखेंगे। चीज़ों को रिलेट करके ही याद रखा जा सकता है, अगर रिलेट नहीं करेंगे तो तब तक याद आपको नहीं रहेंगे। सीधा पढ़ते, वन लाइनर पढ़ने से याद कभी नहीं रहते हैं। सेट डिस्कशन में भाग लेना, सेट डिस्कशन को सही से सुनना, सेट डिस्कशन को बार बार रिवाइज करना, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बिना आप कभी भी जीके को कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? गांधी जी को। ठीक है, पहली बार। तो राष्ट्रपिता कहने वाले, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये राष्ट्रपिता कहने वाले आपका है रविन्द्रनाथ, सॉरी सुभाष चंद्र बोस। आपका है, ये कहे थे आपको जवाहरलाल नेहरू, जो कहे, सॉरी जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस ही होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना महात्मा कहे थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये महात्मा कब कहे थे? तो जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कहे थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है उस समय कहे थे जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको कहा गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया था। टेन्यूर याद रखना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है अटला देवी मस्जिद निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अटला देवी का जो है मस्जिद है ये इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हुसैन शाह सरकी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा हुसैन शाह सरकी नहीं है, इब्राहिम शाह सरकी है। बोला है अलाउद्दीन के समय भू राजस्व का दर कितना था? तो अलाउद्दीन ने लूट के माल पर 3/4 रखा था और उपज के माल पर जो है आधा ले रखा था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के समय 1/4 हुआ करता था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो हमारे संविधान में की प्रस्तावना में दो समानता की बात की गई है, एक अवसर और दूसरा प्रतिष्ठा। तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता देता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी, और थोड़ा सा इस बात में भी जान लीजिए, न्याय 5 प्रकार का मिलता है और तीन प्रकार की जो है न्याय 3 प्रकार का है और स्वतंत्रता 5 प्रकार के। इस बात को ध्यान में रखेंगे। न्याय 3 प्रकार के हैं और स्वतंत्रता 5 प्रकार के। न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, याद रखेंगे। और स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो जैसा कि आपको पता है, ये पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 0, क्योंकि जिस समय संविधान बने थे उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन आगे चल करके 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसी समय स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया कि आप मूल कर्तव्य संविधान में जोड़िए। तो 10 मूल कर्तव्य जो है ना जोड़ दिए। अब ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो ये रूस के SSR उस समय, ठीक है, USSR हुआ करता था, SSR, इसी के अब रूस बन गया है, तो यहीं से लिया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इतना बात अगर ध्यान रखते हैं तो इससे गलती नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। आगे बोला है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो मैंने आपको भाग 1 पढ़ाया था, तो उसी समय बताया था कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास निहित है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित होता है ग्राम सभा में। तो जितने भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, 2 चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ग्राम सभा जैसे ही पूछेगा वैसे ही जितने भी मतदाता सूची में होंगे सबके सब उस सभा के सदस्य बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा वे सभी सदस्य जो ग्राम सभा पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज नाम कर दिए गए हो। ठीक है, उसके बाद है संविधान निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? मतलब कौन सा संशोधन किया गया जिसमें मंत्रिपरिषद को फिक्स कर दिया गया, मंत्री की संख्या को फिक्स कर दिया गया? 15% कर दिया गया था 51वां संविधान संशोधन के जरिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उस समय बोल दिया कि भाई अब मंत्री 15% से अधिक नहीं होंगे। जितना भी सीटें हैं विधानसभा में, जितने सीटें होंगे, लोकसभा में जितने सीटें होंगे, उनके अकॉर्डिंग जो है आपको ध्यान रखना है कि 15% कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन 69वां संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली में जो मंत्री है वो अलग से थोड़ा सा उनका व्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बोला संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था योजना आयोग के स्थान पर।
योजना आयोग इससे पहले चलता था, उसके स्थान पर नीति आयोग बन गया। कौन सा आयोग? नीति आयोग। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये 1 जनवरी 1915 को ये बना है। तो ये संविधान में पहले से नहीं था, अभी भी संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ये सरकार की पॉलिसी बनाने के लिए बनाया गया हुआ है। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग आपका है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग भी आप पढ़े हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद, 46 में जो निर्मित हुआ था, उस समय कार्यपालिका परिषद के उप सभापति किसे बनाए गए थे? तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये मंत्रिपरिषद बना था, उस समय गवर्नर अध्यक्ष हुआ करता था। तो अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो गवर्नर उस समय का था, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में आपको जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जब हम संवैधानिक विकास पढ़ा रहे थे तो आपको उसी समय बता दिए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है? तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 241 के तहत ये कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक उच्च न्यायालय होगा, और इसी के तहत मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे उच्च न्यायालय है, अन्यथा किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है। तो पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, बाद बाकी किसी में नहीं है, बाद बाकी दूसरे राज्यों से वो तय किया गया है। लोकसभा के स्पीकर, उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय की पहली बार जो है ना 1862 में स्थापना किया गया था, मद्रास, कोलकाता और मुंबई में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और पटना में 1916 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। आपके पटना में अगर बिहार से एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचित कौन करते हैं? तो स्पीकर का मतलब अध्यक्ष होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उन्हीं का सदस्य करता है, लोकसभा के ही सदस्य। तो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष आपसे पूछ लिए जाएंगे तो सांसद करते हैं। कौन करते हैं? सांसद, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति को चुनने वाला सांसद होता है, न कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद है, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है, कभी कभी राज्यसभा और लोकसभा एक ही जगह बैठते हैं, तो उस समय अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर बनते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि धन विधायक को निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो इन्हीं के पास है, लोकसभा स्पीकर के पास है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद के बारे में मैं ऑलरेडी सारा चीज बता दिया हूँ पहले से। आगे देख लीजिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के आते हैं, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में है? तो केंद्र राज्यों के विवाद, बोला है राज्य के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन और संविधान के उल्लंघन का संरक्षण। तो संविधान के उल्लंघन करने का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास हैं, दोनों ही रीट जारी करते हैं, ये हम बता दिए हुए हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 है शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 32 के तहत है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय है पूछा है, आपको ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 9 जनवरी नहीं है, ये है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जब आपको मांगेगा तो ये हो जाएगा 24 जनवरी, 24 जनवरी। इस बात को ध्यान में, 18 दिसंबर देखो, चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये 24 नहीं होगा, 18 दिसंबर होंगे यहाँ पे। और यहाँ गोल्डन ट्रायंगल से बोला है कि कौन संबंधित है, नहीं है, कौन नहीं है? तो गोल्डन ट्रायंगल से जो संबंधित है कंबोडिया नहीं है, ठीक है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों के तीनों गोल्डन ट्रायंगल से संबंधित है, और कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आते हैं। लुसांग महोत्सव जो है सिक्किम में मनाए जाते हैं। एक लोसर होता है जो लद्दाख में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, लोसर, ठीक है। बोला है एनेक्स कप, एनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो एनेक्स कप जो है ना बैडमिंटन से संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सूरज ताल, मैंने बताया कि सारे ताल जो है ना उत्तराखंड में है, लेकिन एक सूरज ताल है जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र, ठीक है। संतुलन तंत्र को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। भारत में वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत होने पर जो है ना पारिस्थितिकी संतुलन होगा? तो भारत नहीं, सभी जगह पर जो है ना 33% जो है, याद रखिएगा 33.1/3% है, तो इसको हम 33.33 कह सकते
हैं। अभी तक 17 राज्यों ने हासिल कर लिया है लक्ष्य को। हमारे बिहार राज्य अभी पिछड़े हुए हैं। हमारे बिहार में मात्र अभी 10% है। अब हमारा बिहार राज्य 17% का लक्ष्य ले चुका है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। बोला है एपीफाइट जो है पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि यांत्रिक मदद उनको मिलता है, इसीलिए। आगे बोला है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 94 में सिम्पलीपाल को किया गया है, ठीक है। नौकरे को 1988 में किया गया है। 2011 में पन्ना को किया गया है, लेकिन 2002 में नहीं 2000 में किया गया है आपको कंचनजंगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रीय भाषा में निर्माण प्रकाशित करने वाले पहले हाई कोर्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ ये केरल हाई कोर्ट है जो मलयालम भाषा में अपना जो है डिसीजन दिया है। तो क्षेत्रीय भाषा में देने वाला पहला हाई कोर्ट माने ये बन गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा, हालांकि अभी कौन भाषा में जारी किए जाते हैं डिसीजन, बता सकते हैं आप लोग? इंग्लिश भाषा में कोई भी कोर्ट का डिसीजन आता है इंग्लिश भाषा में आता है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा में जारी करने वाला केरल बन गया है। इस बात को ध्यान, ठीक है। हाँ, जैसे हमारा क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी में जारी कर देगा तो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। तो इस तरह से वो मलयालम में किया गया। बोला किस राज्य सरकार द्वारा श्वास, ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा श्वास योजना चालू किया गया। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये संगम नौसेना अभ्यास जो है ना अमेरिका में किया गया है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1887वां देश कौन बन गया है? सॉरी 187वां देश, मतलब ILO में अभी ILO में 187 देश हो गए हैं। 187 नंबर के कौन बने हैं? तो ये टोंगो बने हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। ILO का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है। इस बात को ध्यान में कर लें। आगे बोला है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, ठीक है। फिजी में हुए हैं हिंदी सम्मेलन। ये इसमें कौन भाग लिए थे? तो एस जयशंकर भाग लिए थे। फिजी के किस शहर में हुआ था? नाडी शहर में हुआ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो जुबा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की को और सीरिया को मदद के लिए ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन दोस्त नाम है इस ऑपरेशन का, ठीक है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, बता सकते हैं कोई? ऑपरेशन गंगा नहीं पता? कोरोना वायरस में फंसे अफगानिस्तान से लोगों को मंगाए गए थे, तो वो तो देवी शक्ति था। अफगानिस्तान से मंगाने के लिए देवी शक्ति था। ऑपरेशन गंगा जिस समय यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए मंगाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। बोला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? प्रथम स्थान पर। तो इसमें अमेरिका जो है ना नंबर 1 पर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत जो है चौथे नंबर पर है। इस बात को भी आप ध्यान कर लीजिए। बोला है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान GDP विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान, तो ये पहला है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। भारत नंबर 1 पर है, यानी टॉप पर है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती है, ठीक है, एथलेटिक्स नहीं, कुश्ती में है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम पुरस्कार दिया गया है? तो एल्बम पुरस्कार जो है ना हैरी हाउस को दिया गया। हैरी हाउस लिखा गया है, हाउस होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, हैरी हाउस को दिया गया। बोला है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके है? तो विक्ट्री सिटी आपका सलमान रश्दी का है। इस बात को ध्यान में कर लें। उसके बाद बोला है विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रहा है? क्लोज द जेंडर गैप। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में, बाबा साहेब अम्बेडकर का ये स्टैचू है, लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है, ये शहर पूछा है, तो शहर नई दिल्ली है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का सही सुमेलन नहीं है, सो बोला है। तो आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश केरी परनकाई यहाँ के राज्यपाल है, सही है। फागू चौहान मेघालय के सही है। झारखंड के CP राधाकृष्णन सही है। और महाराष्ट्र का गणेशा नहीं है, ठीक है। क्या है? गहलोत नहीं है। हाल ही में तुलसीदास
बलराम का निधन हो गया है। ठीक है, तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे? तो ये संगीत से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बना लिया गया है? तो संगीता वर्मा को नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। हाल ही में दयानंद सरस्वती को कौन सी जयंती? तो ये 200वां जयंती मनाया गया है। हाल ही में क्या है 200वां जयंती मनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी किए हैं। हुबली में उद्घाटन दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। सिद्धारुद्धा करके ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कर्नाटक में है। नेपाल के नए सिद्धारुद्ध स्वामी है। ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पौंडेल बने हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पौंडेल राष्ट्रपति बन गए हैं और चप्पू बन गए हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के। बोला हाल ही में किस राज्य को ने याओसांग उत्सव मनाया है? तो याओसांग उत्सव मनाने वाले जो है मणिपुर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अप्पा साहेब धर्मकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है? तो ये सुरेखा यादव बन गई है। इस बात को ध्यान में करेंगे। रबी फसल की बुआई की जाती है। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, रबी। और उसके बाद आ जाता है खरीफ फसल। इस बात को ध्यान, अप्रैल जून में पूछा जाएगा तो ये खरीफ फसल बोई जाती है। जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य आपका है पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन। कपास में है गुजरात है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नारियल में केरल है। ठीक है, असम जो है आपका, असम किसी चीज में, चाय में होगा, नहीं चाय में भी पश्चिम बंगाल, हाँ चाय पत्ती में असम है। ठीक है, किसी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगता है? देखिए म्यांमार से सटा हुआ अधिकतम राज्य जो है, अधिकतम सीमा वाला अरुणाचल प्रदेश है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु वर्षा। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं शीत ऋतु में, लेकिन जैसे ही आपको ये कोरमंडल तट कहेगा तो ये लौटता मानसून से होता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। शीत ऋतु में वर्षा जो है ना कोरमंडल तट पर भी होते हैं। और अधिकतम वर्षा भारत में किस मानसून से होते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कॉफी पोर्ट के नाम से एक आम्र वर्षा होता है। इस बात को ध्यान में रखें। आम्र वर्षा किसको कहते हैं? आम्र वर्षा तो काल बैसाखी जो आता है, आम के समय, आम के सीजन में जो काल बैसाखी वर्षा लाता है उसको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। वो गर्मी का वर्षा होता है, उसको आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। जगह जगह पर अपना अपना नाम है। पश्चिम बंगाल में उसको हम काल बैसाखी कहते हैं और वही केरल और कर्नाटक में हम उसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेंटोस को जो जाना जाता है कॉफी पोर्ट के नाम से। ये ब्राजील में पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नंदा देवी चोटी किस हिमालय में का भाग है? तो नंदा देवी जो है आपको कुमायूं हिमालय का भाग है। हिमालय को उनके नदियों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पंजाब के बाद कुमायूं है, कुमायूं के बाद नेपाल है और नेपाल के बाद जो है असम है। इसमें सबसे बड़ा जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज मैं आपको ज्योग्राफी में करा दिया हूँ। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल द्वीप है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? झेलम की सहायक नदी दूधगंगा है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। दरमियान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र स्तर के से ऊपर की वस्तुओं को देखने में पनडुब्बी का प्रयोग करते हैं? तो ये पेरिस्कोप का किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, ठीक है, तो निकाय कार्य होगी। प्रभाव कैसा प्रभाव होगा? तो इसका प्रभाव जो होगा ऊर्जा जो है बढ़ा देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऊर्जा बढ़ा देगा। यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने से, r का मान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं। याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल किस किस पर डिपेंड करता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करता है, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब r पर डिपेंड करेगा, और उसके बाद है क्या द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, तो नहीं, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, दूरी और ऊंचाई पर डिपेंड करते हैं। साथ में पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करते हैं, लेकिन द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। आगे बोला है उत्क्षेप बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, इस बात को ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, क्योंकि माध्यम में ही तरंग उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन आपको पता ही है कि दूध से दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बोला निम्नलिखित में किसके परमाणु अविभाज्य, किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, तो ये डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था में जो होता है वो गैलियम होता है। कौन होता है? गैलियम। याद रखिएगा कि द्रव अवस्था में एक ब्रोमीन होता है जो अधातु है, और द्रव अवस्था में एक पारा होता है जो धातु है। तो धातु पूछेगा पारा, अधातु पूछेगा ब्रोमीन, और सामान्य ताप पर द्रव में पाए जाने वाला जो है गैलियम है। सभी के सभी सामान्य ताप पर द्रव में ही पाए जाते हैं। उसके बाद बोला है कौन सी धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं आपको बता दूं 1 2 3 तक अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लास्ट का अच्छा है तो वो धातु है, अन्यथा वो धातु नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें 1 2 3 6 आ गया है, इसलिए धातु नहीं है, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में से किसके एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, मतलब जो है मूल विशेषता क्या है एक तत्व में, तो मूल विशेषता इसका जो है ना परमाणु संख्या मूल विशेषता होता है। बोला है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या, त्रिज्या में लगा दी। अच्छा, परमाणु त्रिज्या, यहाँ परमाणु त्रिज्या नहीं होगा, परमाणु संख्या होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक उसी को कहते हैं। आगे यहाँ देख लीजिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन का ह्रास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इलेक्ट्रॉन की कमी। आगे बोला है कि यदि अवकरण में बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह लवण क्या होगा? सशक्त एसिड, और पीएच मान अगर 0 है तो एसिड बड़ा होगा और बेस जो है ना कम होगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, तो अम्ल और क्षार जो है ना OH माइनस आयन देता है, इस बात को ध्यान में रखें। अम्ल जल में नहीं, ये नहीं हुआ, बोला है क्षार जल में OH माइनस आयन देता है, क्षार जल में OH माइनस आयन देता है, इस बात को ध्यान में। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया? तो बच्चे ज्यादातर हाइड्रोजन लगा लेंगे, हाइड्रोजन निष्क्रिय गैस नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हीलियम इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। निष्क्रिय गैस जो है ना हीलियम जो है ना प्रथम स्थान पर है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो याद रखिएगा कि अधातुओं का ज्यादातर खाद में प्रयोग होता है, ठीक है, अधातु का ज्यादातर खाद में प्रयोग होता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो कॉस्टिक सोडा हो गया। एक बेकिंग सोडा होता है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। एक धोवन सोडा होता है जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त में किया जाता है, किसमें किया जाता है? रक्त में। उसके बाद है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदिक प्लाज्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लाज्मोसिस होगा। हमारे शरीर में साइटोलिसिस प्लाज्मोलिसिस ही होगा, ठीक है। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो वसा को संचायक उत्तक जो है ना एडिपोज है। बोला है अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार क्रिया को अपनाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो विभेदीकरण। विभेदीकरण, हाँ, विभेदन के जरिए होता है, ठीक है। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व, तो पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो होता है वो आपका होता है कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से
किसने सजीव वस्तुओं का लक्षण की अनुवांशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो अनुवांशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल किया था। जोंक किस समूह में आते हैं? एनेलिडा में आते हैं। होमोडोट दंत पाए जाते हैं। होमोडोट दंत जो है ना मछली में पाए जाते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है आपका हो जाएगा सबसे नाइट्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, HCl होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? तो ये तो तपेदिक जीवाणु से होता है। और 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? तो PC महालनोबिस बने थे। पहली बार 1949 में किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है नेशनल एकेडमी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। उसके बाद निम्नलिखित में नहीं, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ये नारम हैदराबाद में है। निम्नलिखित कीमत सूचकांक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्षतिपूर्ति का प्रयोग जो है आपको ध्यान रखना है, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक ये हो जाएगा कृषि कार्मिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बार बार डिस्कशन देखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि अगर बार बार डिस्कशन नहीं देखेंगे तो आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ सकता।